तो पता है क्या होता अगर हमारे स्ट्रॉ हैट से मॉन्स्टर ट्रियो एक बाउंटी हंटर होते, अपने लिए वो आखिर कितने पैसे कलेक्ट कर पाते, क्योंकि थ्रू आउट द सीरीज स्ट्रॉ हैट्स कई लोग विद मैसिव बाउंटीज से लड़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम स्टार्ट करते हैं जोरो से। तो जोरो, लूफी एंड सांजी, ये तीनों ही कभी भी ऐसा सोचकर नहीं चलते कि मुझे लोगों के बाउंटी को कलेक्ट करना है। जोरो का तो नाम ही पड़ गया था पायरेट हंटर, और स्टार्टिंग पीरियड में जोरो कई सारे स्मॉल फ्राइज पायरेट्स के बाउंटीज को कलेक्ट तो करता था, पर बेचारे जोरो को सिर्फ स्वॉर्ड फाइट करना था। जोरो को पायरेट वर्ल्ड में अपना नाम बनाना था ऑनर और विल के साथ, इसलिए जोरो जब अपनी जर्नी का स्टार्ट करता है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों से लड़ा करता था, ताकि एक दिन वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन इन द वर्ल्ड बन पाए और वो अपने प्रॉमिस को पूरा कर पाए। पर अब बात करते हैं कैनन एपिसोड्स की। तो ईस्ट ब्लू सागा में जोरो का पहला अपोनेंट था हेलवेपो और उसका बाप एक्स हैंड मॉर्गन। एंड मॉर्गन नेवी का करप्टेड ऑफिसर था, और नेवी में होने के कारण उसके ऊपर कोई बाउंटी नहीं था, इस कारण जोरो का पहला शिकार तो फेल हो जाता है। जोरो का सेकंड अपोनेंट था काबाजी द एक्रोबैट, जो कि ऑरेंज टाउन आर्क में आया था, और उसका एस्टिमेटेड बाउंटी था 15 मिलियन बेरी। जोरो का एक्चुअल डेब्यू यहीं पर हुआ था, क्योंकि यहीं पर हम जोरो को पहली बार एक फुल फ्लेश्ड फाइट में देखते हैं। और यहाँ पर बेचारे जोरो का कंडीशन उतना अच्छा भी नहीं था, क्योंकि उससे पहले ही एक वुंड पड़ चुका था, पर जोरो ने इसे भी हरा ही दिया था। फिर नेक्स्ट है हाची आर्लोंग पार्क से, जिसका बाउंटी था 8 मिलियन बेरी। और उस वक्त ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उस वक्त तक जोरो के 3 स्वॉर्ड स्टाइल के बारे में भी लोगों को अच्छे से पता नहीं था, और हाची लिटरली 6 स्वॉर्ड्स यूज कर रहा था। ऊपर से जोरो आर्लोंग पार्क आता है मिहोक से डिफीट होकर, और यहीं पर जोरो अपना वो फेमस लाइन मारता है, स्कार ऑन द बैक आर अ स्वॉर्ड्समैन शेम, जहां उसके सामने एक मैसिव स्कार था, जिसे हम आज भी जोरो के चेस्ट पर देख सकते हैं। बट स्टिल जोरो हाची को हैंडल कर लेता है, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम जोरो अपने लिमिट्स को पुश करता है। अगर जोरो इन्हें डिफीट करके नेवी को दे देता, तो ईस्ट ब्लू में जोरो टोटल 23 मिलियन बेरीज कमा लेता है। नेक्स्ट एलाबास्टा में जोरो लड़ता है मिस्टर वन डेज बोन से, और यहाँ पर भी जोरो अपना एक आइकॉनिक पोज मारता है। ये जोरो के लिए एज अ स्वॉर्ड्समैन फर्स्ट मेजर बैटल था। हम मिहोक वाले को साइड कर देते हैं, पर ये विन जोरो के मोरल को बूस्ट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर तो जोरो अपने लिमिट्स के बियॉन्ड जाकर उसे तोड़ देता है, और डेज बोन का बाउंडी था 75 मिलियन बेरीज। इसके बाद आता है स्काइपिया, जहाँ का हर बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, स्पेशली वो लोग मंत्रा के नाम पर ऑब्जर्वेशन हाकी यूज कर रहे थे। यहाँ पर भी हम जोरो के ग्रेट फाइट्स को देखते हैं, बट स्टिल यहाँ पर किसी के पास भी कोई बाउंटी था ही नहीं। फिर एनीज लॉबी में जोरो काकू से लड़ता है, तो काकू जोरो को एक काफी टफ फाइट देता है, और यही वो मोमेंट था जब जोरो अपने आशुरा मोड में जाता है, जहाँ पर जोरो के 3 की जगह 9 तलवारें आ जाती हैं। काकू CP9 का पार्ट था, जिस कारण उनका कोई बाउंटी तो था नहीं, पर बाद में जाकर ये CP0 एजेंट बनते हैं, और इनका बाउंटी 200 मिलियन प्लस तो चला ही जाता है। इसके बाद जोरो थ्रिलर बार्क में लड़ता है रियुमा से। अब वो ज़ॉम्बी रियुमा था, पर रियुमा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन इन द हिस्ट्री था, इसका भी कोई एक्चुअल बाउंटी तो था नहीं। पर अगर रियुमा का कोई बाउंटी होता तो वो 5-6 बिलियन से तो ज्यादा ही होता, एंड अगर यहाँ पर एक्चुअल रियुमा होता तो जोरो उसे कभी हरा ही नहीं पाता। फिर इसके बाद आता है साबाउदी, जहाँ पर जोरो कोई एक्चुअल फुल फ्लेश्ड फाइट करता ही नहीं। साबाउदी में जोरो थोड़ा बहुत लॉस्ट होता है, सेलेस्टियल ड्रैगन को काटने वाला होता है, और फिर से थोड़ा बहुत लॉस्ट होता है, पर टाइम स्किप में मिहोक इसे ट्रेन करता है। फिर इसके बाद स्ट्रॉ हैट जाते हैं फिशमैन आइलैंड, जहाँ पर जोरो होडी जोन से अंडर वाटर लड़ता है, और अगर होडी चीटिंग ना करता तो जोरो उसे पानी के अंदर भी हरा सकता था, पर तब तक होडी उन ताकत बढ़ाने वाले पिल्स को नहीं खाता। फिर ड्रेसोसा आर्क में जोरो लड़ता है डॉन क्विहोटे फैमिली के पीका से, जो कि लिटरली एक पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा था, और जोरो का परसेप्शन, पावर एंड एजिलिटी ये सभी हद से ज्यादा बढ़ चुका था। जोरो पीका को किसी केक की तरह काट देता है, एंड पीका की बाउंटी थी 99 मिलियन बेरी। फिर इसके बाद वानो आर्क में जोरो सबसे पहले 1-on-1 लड़ता है किलर से, जो कैप्टन किड का राइट हैंड मैन था, और ये भी काफी स्ट्रॉन्ग था, और इस फाइट में जोरो को पॉइजन दिया गया था। ऊपर से जोरो को हियोरी को प्रोटेक्ट करने का टेंशन भी था, बट स्टिल जोरो इस फाइट को जीत जाता है, एंड किलर का अप्रॉक्स बाउंटी 200 मिलियन बेरीज था। फिर नेक्स्ट है एपो, और ये एक फुल ड्यूल तो नहीं था, इसका बाउंटी अप्रॉक्स 350 मिलियन बेरीज था। और फाइनली नेक्स्ट है किंग। जोरो वर्सेस किंग एक फाइनल बॉस लेवल फाइट था। जोरो फेस करता है एक लुनेरियन के स्पीड, फ्लेम, रीजनरेशन को, और ऊपर से जोरो को जो नया वेपन मिला था एनमा, जोरो को इसे भी अनलॉक और मास्टर करने में काफी दिक्कत हो रहा था, पर जोरो अपने हाकी को अपने प्लेट में इन्फ्यूज करके किंग को भी हरा ही देता है, और किंग का बाउंटी था 1.39 बिलियन बेरी। तो अब अगर हम ओवरऑल देखें, तो अगर जोरो अपने नाम के हिसाब से चलता, मतलब उसे सभी पायरेट हंटर के नाम से जानते हैं, और अगर जोरो सच में पायरेट्स को हंट करके उनके बाउंटीज को लेता, तो जोरो 2.41 बिलियन बेरीज का मालिक बन सकता था। अब नेक्स्ट है सांजी, जिसका पायरेट जर्नी स्टार्ट होता है एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट से, जिसका नाम था बराटे, जहां सांजी ने अपना बचपन बिताया है, और बेचारे सांजी के साथ सच में बहुत बुरा हुआ, क्योंकि इसका पहला अपोनेंट था फुल बॉडी, जो कि एक नेवी ऑफिसर था, जिसका कोई बाउंटी था ही नहीं। सेकंड अपोनेंट था आर्लोंग पार्क में कुरोबी, और इसका भी बाउंटी बिल्कुल अननोन है, पर ये फाइट भी सच में काफी ऑसम था, क्योंकि यहाँ सांजी एक फिशमैन से पानी के अंदर जाकर लड़ता है। अब नेक्स्ट है एलाबास्टा से मिस्टर 2 बोन क्ले, और उस वक्त तक बोन चैन का भी बाउंटी बिल्कुल अननोन था, और वो जो भी हो, पर ये फाइट सच में बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब ये वन पीस के वन ऑफ द फनीएस्ट फाइट में से एक है। फिर सांजी का चौथा अपोनेंट था एनीज लॉबी में जाबरा, और सांजी पहली बार यहाँ पर अपने अल्टीमेट मूव डियाब्ले जॉम्बे को यूज करता है, और उस वक्त तक इसका बाउंटी भी बिल्कुल अननोन ही था, और ये फाइट सांजी के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी था। नेक्स्ट थ्रिलर बार्क से एप्सिलॉन, और इनका फाइट भी काफी इंटरेस्टिंग था। दोनों ही पर्व कैरेक्टर्स नामी के लिए लड़ते हैं, और तो सांजी एप्सिलॉन से जेलस भी था, क्योंकि उसके पास जो डेविल फ्रूट था वो सांजी को बचपन से चाहिए था। स्काइपिया में तो किसी के भी बाउंटी नोन है ही नहीं, और होल के आइलैंड में सांजी किसी से भी एक प्रॉपर फुल फ्लेश्ड फाइट करता ही नहीं। फिर आता है वानो कंट्री, जहाँ की सांजी का सबसे पहला अपोनेंट बनता है पेज 1, और यहाँ पर सांजी पहली बार अपने फैमिली के सूट को पहनता है, और पेज 1 को अपने इनहैंस्ड पावर का स्वाद भी चखाता है, पर सैडली सांजी के एक और अपोनेंट का बाउंटी अननोन ही रहा। और फिर फाइनली सांजी लड़ता
है क्वीन से, और ये सांजी का वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल था अगेंस्ट क्वीन। यहाँ पर सांजी को खुद के ही बारे में कई चीज पता चलता है, जैसे उसका जर्मा ब्लड और हीलिंग पावर। सांजी के कई अपोनेंट्स के बाउंड्री को कभी भी पब्लिकली शो किया ही नहीं गया। सांजी के पास सिर्फ एक ही अपोनेंट है जिसके बाउंड्री को प्रॉपर्ली शो किया गया है, वो है क्वीन। जिस कारण अगर सांजी एक बाउंटी हंटर बनता तो इसे क्वीन का 1.3 बिलियन बेरीज तो मिल ही जाता, पर इसके अलावा बेचारे को और कुछ नहीं मिल पाता। और अब बात करते हैं हमारे स्ट्रॉ हैट लूफी की। तो लूफी ने अपने जर्नी में कई सारे अपोनेंट्स को फेस किया है, जैसे कि एल्विडा, बगी, कूरो, डॉन क्रीग एंड आर्लॉन्ग, जिसमें कि एल्विडा का बाउंड्री था 5 मिलियन बेरीज, जिसे कि लूफी बड़ी आसानी से डिफीट कर देता है। अब सेकंड बगी का बाउंड्री था 15 मिलियन बेरीज, पर लूफी उसे भी डिफीट करने में मैनेज कर ही लेता है। नेक्स्ट है डॉन क्रीग द फाउल प्ले पायरेट, जिसका बाउंड्री था 17 मिलियन बेरीज, और क्रीग को ईस्ट ब्लू का स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट भी माना जाता था, पर लूफी के डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ के आगे वो भी नहीं टिक पाया। नेक्स्ट है आर्लॉन्ग, जिसके पास था 20 मिलियन बेरीज, एंड आर्लॉन्ग ने नामी के साथ जो कुछ भी किया था उस पर लूफी आर्लॉन्ग से गुस्सा तो था ही, जिसके बाद लूफी उसे दम भर कूटता है। अब नेक्स्ट है एलाबास्टर आर्क से क्रोकोडाइल, जो कि उस वक्त एक वॉरलॉर्ड था, जिस कारण उसका बाउंटी फ्रीज हो रखा था, और उस वक्त तक क्रोकोडाइल का बाउंटी था 81 मिलियन बेरीज। पर एक इंटेंस बैटल जहां पर लूफी दो बार ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, इन सब के बाद लूफी क्रोकोडाइल को भी हरा ही देता है। नेक्स्ट है स्काइपिया से एनएल, और फिर वही इसका बाउंटी क्लियर ही नहीं है। CP9 के रॉब लूची का करंट बाउंटी है 400 मिलियन बेरीज, पर उस वक्त के हिसाब से अगर हम इसे आधा से भी आधा कर तो लूफी को यहाँ पर 100 मिलियन बेरीज तो इजीली मिल जाता है। नेक्स्ट है गेको मोरिया, और उस वक्त तक ये भी एक वॉरलॉर्ड था, और इसका भी बाउंटी फ्रीज हो रखा था, जो कि था 320 मिलियन बेरीज। फिर इसके बाद लूफी का मेजर अपोनेंट था डोन कीहोटे डो फ्लामिंगो, और ये भी एक वॉरलॉर्ड था, जिसका इसका भी बाउंटी फ्रीज हो रखा था, बट स्टिल इसका बाउंटी 340 मिलियन बेरीज, और तो और ये ट्रसोसा किंगडम का रूलर भी था, पर डो फ्लामिंगो भी लूफी के गियर 4 के आगे नहीं टिक सकता। नेक्स्ट है होल केक आइलैंड से क्रैकर, और ये वन पीस का वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस एंड लॉन्गेस्ट फाइट है, जो कि लूफी और क्रैकर के बीच 11 घंटों तक चलता है, पर नामी के साथ मिलकर लूफी क्रैकर को भी डिफीट कर ही देता है। नेक्स्ट है शार्लेट काताकुरी, जिसका बाउंटी था 1.057 बिलियन बेरीज। ये वन पीस के कुछ गोटेड फाइट्स में से एक है। काताकुरी के पास इनसेन लेवल पर ऑब्जर्वेशन हाकी है, और इनके बीच का फाइट आज भी गूज बम्प्स दे देता है, और ये एक ऐसा फाइट था जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लगे थे। और फाइनली नेक्स्ट था द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर काइडो, जो कि वन ऑफ द 4 एम्परर था, जिसका बाउंटी 4.6 बिलियन बेरीज, और काइडो को मारने के लिए लूफी 3 बार ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, यहाँ तक कि कुछ सेकंड के लिए तो लूफी का हार्ट बीट होना ही बंद हो जाता है। और उसके बाद एंट्री लेते हैं सन गॉड नीका। सन गॉड निका ने काइडो को कार्टून बना कर मारा था, और बाद में उसे जमीन की गहराइयों में भेज देता है। और अगर लूफी एक बाउंटी हंटर होता तो इतने सारे लोगों को डिफीट करने के बाद लूफी अकेले ही ऑलमोस्ट 9 बिलियन बेरीज कमा सकता था। और यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रियो की बात चल रही है, तो अगर हम लूफी, जोरो एंड सांजी इन तीनों के बाउंटी को कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 12 बिलियन बेरीज के बराबर आएगा। सच बता रहा हूँ, नामी को हार्ट अटैक आने वाला है जब उसे पता चले कि उन लोगों ने इतने सारे पैसों को छोड़ दिया। और अगर हम यहाँ पर स्ट्रॉ हैट्स के दूसरे सभी मेंबर्स को भी ले तो ये 12 बिलियन बेरीज ऑलमोस्ट 15 बिलियन बेरीज के करीब आ सकता है। वैसे तो स्ट्रॉ हैट्स ज्यादातर टाइम हमेशा ही ब्रोक रहते हैं, पर ये भी वही लोग हैं जो इतने सारे पैसे को छोड़ देते हैं। एनीवेज, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट्स बताना कि तुम्हें क्या लगता है लूफी इतने पैसों को कितने दिनों में उड़ा देता, क्योंकि वाटर 7 में लूफी जो पार्टी करता है उसमें लगभग 100 मिलियन का खर्च हो जाता है। तो इतने पैसे खर्च करने में लूफी को कितने दिन लगते हैं?